कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का मैं अपने YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे के LIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको इतिहास विषय से संबंधित बदलता हुआ देहात के बारे में परिचर्चा की थी और आज उसी के आगे हम ग्रामीण समाज में भिन्नताएं कैसे आईं, कैसे लोगों ने एक दूसरे को देखना प्रारंभ किया, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग होगा ग्रामीण समाज की भिन्नताएं। यद्यपि खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन उसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो वही परिपाटी आज भी चली आ रही है। जो श्रमिक वर्ग है उसके पास खेती कम है, और जो जमींदार है जिसके पास बहुत अधिक ज़मीन है, कई बीघे की खेती है, तो श्रमिकों को, मज़दूरों को और छोटे किसानों को जाकर उनके यहाँ कार्य करना पड़ता है। तो ये भेद जो बौद्धकालीन से चला आ रहा था, बौद्धकालीन कथाओं में वर्णित है, वही आज भी इतने शताब्दियों के बाद भी व्याप्त है। जब भी आप किसी चीज़ की परिचर्चा करें या चर्चा करें या लिखें तो वर्तमान परिस्थितियों को अवश्य इंगित करें। पाली भाषा में गहपत का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। गहपत, हम आपको गहपत के बारे में समझा दें। एक शब्द आया गहपति, अर्थात घर का मुखिया। ये घर का मुखिया होता था जो घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर अपना प्रभुत्व रखता था, नियंत्रण रखता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वो मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी किया गया है। तो पाली भाषा में गहपत का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान यानी गांव का मुखिया। आज भी ग्राम प्रधान होते हैं। आज भी हमारे भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान कहलाता है। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। यहाँ हम लोकतंत्र के माध्यम से इलेक्शन के द्वारा ग्राम प्रधानों का चुनाव करते थे, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ जिस वंश का व्यक्ति ग्राम प्रधान होता था, आगे जाकर उसी का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा ग्राम प्रधान होता रहता था। यानी हेरिडिटिकल व्यवस्था थी, वंशानुगत व्यवस्था थी। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि बेल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्लवर और दास, अड़िमई आदि। ये संभव है कि वर्गों की यह भिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः वेद ग्रंथों में की जाती थी। तो ये एक ग्राम की भिन्नताओं के बारे में थोड़ा सा प्रकाश मैंने आपको डाला, और इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा विषय है इतिहास। इसमें बहुत ही रोचक जानकारी आपको प्राप्त होती है। यदि आप इसको मन लगाकर पढ़ें, लिखें, तो याद करने की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगला विषय है भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ये हेडिंग है। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे। ताम्रपत्र माने तांबे की प्लेट या तांबे का बना हुआ कोई पात्र, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। भूमि दान का मतलब भूमि को दान के रूप में देना। भारतवर्ष में भी 18वीं और 19वीं शताब्दी तक ये व्यवस्था लागू थी। जो बड़े बड़े जब यहाँ रियासतें थी और वहाँ के राजा होते थे
तो वे ब्राह्मणों को किसी भी धार्मिक कार्य में या किसी भी सांसारिक कार्य में वे भूमिदान देते थे, अर्थात जमीन का दान उसे दे दिया जाता था। साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाते थे। भूमिदान किसे दिए जाते थे? जो प्रमाण मिले हैं उन प्रमाणों में यह स्पष्ट है कि ये भूमिदान मुख्य रूप से ब्राह्मणों को विशेष धार्मिक अवसरों पर प्रदान किए जाते थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करते हैं। एक अभिलेख के बारे में हम आपको दृष्टांत देते हैं और उसको आप समझिए और जानिए। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिनका जो काल है वो हम आपको इंगित कर दें, 375 से 415 ईसा पूर्व का काल है चंद्रगुप्त का। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण ये हो सकता है क्योंकि ये एक रानी यानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी और इसलिए उनका ये उदाहरण एक बिरला ही रहा होगा। यानी ऐसा उदाहरण भारतीय इतिहास में बहुत कम ही मिलता है। बिरला माने बहुत कम मिलना, बिरले मिलना। ये भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। आज वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने जितना अधिकार पुत्रों को दिया है उतना ही अधिकार बेटियों को भी दिया है। आज बाप के धन में, पिता के धन में पुत्रियों का भी पुत्रों के बराबर स्थान दे दिया गया है। इस बात की चर्चा हम बीच में इसलिए कर देते हैं ताकि आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इतिहास को देखना चाहिए। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के एक नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। एक बात अभी तक के चर्चा में स्पष्ट है कि दान के जो पात्र होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे। जो कुछ भी दान दिया जाता था वो ब्राह्मणों को ही दिया जाता था, चाहे वह भूमिदान हो, चाहे वो वस्त्र दान हो, चाहे वो धन दान हो। हर दान का पात्र ब्राह्मण को माना गया, अर्थात ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया। आज के परिवेश में हम देखें तो ज़्यादातर लोग ब्राह्मणों को ही दान देते हैं। मुख्य अवसरों पर ब्राह्मणों को ही भोजन के लिए बुलाते हैं। लेकिन अब कुछ कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। जो ज्ञान ब्राह्मणों को लेना चाहिए वो अन्य जातियों को भी मिलने लगा है। भले ही जाति के क्रम में वो ब्राह्मण से पद उनका थोड़ा छोटा हो, लेकिन ज्ञान के क्रम में उनका पद बहुत ही ऊंचा होता चला जा रहा है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में ब्राह्मणों ने अपने इस कार्य को त्यागना प्रारंभ कर दिया। वे अन्य कार्य में जुट गए और इसका उपयोग समाज के हर वर्ग में उठाया गया और समाज के हर वर्ग जब शिक्षित हुए तो उन्होंने इन चीज़ों का लाभ उठाया और संस्कृत के साथ साथ पाली भाषा के साथ साथ तमिल भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हर भाषाओं का उन्होंने ज्ञान लिया और फिर उनको ये पता चला कि हम भी इस काबिल हो सकते हैं। तो व्यक्ति महान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से होता है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, हु इज़ ए रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण कौन है,
तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने वाला वास्तविक ब्राह्मण है, चाहे वो जिस भी जाति वर्ग से बिलोंग करता हो, जुड़ा हुआ हो, तो श्रेष्ठ कार्य ही ब्राह्मण कहलाता है। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है, एक रुचिकर विषय बना हुआ है इतिहासकारों में। आप भी इतिहासकार बन के देखिए, बहुत आनंद का विषय है ये। इतिहास आपको वो सब कुछ देता है जो आप एक विषय के रूप में पाना चाहते हो। इतिहास विषय को जिन बच्चियों ने या जिन बच्चों ने लिया है, अगर वो उसको रुचि के अनुसार पढ़ते हैं, अन्वेषक के अनुसार पढ़ते हैं, अनुसंधान के अनुसार पढ़ते हैं, रिसर्च के अनुसार पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत ही रुचिकर विषय है और इसमें सिद्धांत भी है और प्रयोग भी है। दोनों आप करके देख सकते हो, प्रमाण आपको प्राप्त होगा। अब इतिहास का वो विषय नहीं रह गया कि इसमें बहुत लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास इसलिए बदनाम किया गया कि इसमें बहुत लिखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। इतिहास बहुत ही मार्मिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक विषय है। इसमें उन सारी बातों का संग्रह किया जाता है जो हमारे इस धरती पर आने के पहले विद्यमान था, और आप इन चीज़ों की रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं, इनके अवशेषों को देख सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि इतिहास के विद्यार्थियों को जब भी पर्यटन का मौका मिले, देशाटन का मौका मिले, तो वो इन चीज़ों को जा कर के जगह जगह पर स्थित ऐतिहासिक स्मारकों को देखें, म्यूज़ियम में जाकर के धरोहर के रूप में रखी गई ऐतिहासिक चीज़ों को देखें और उनका लाभ उठाएं। तब आपको पता चलेगा कि हमारी किताब में जो कुछ लिखा गया है या दर्शाया गया है ये कितना सत्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान में दुर्लभ होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका ये भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे, यानी भूमिदान के द्वारा। अब आपको हम प्रभावती, गुप्त और दंगुन गांव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में क्या लिखा है, क्या कहा है, इसका थोड़ा सा हिंट आपको मैं देता हूँ। प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों, गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। अर्थात उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग थे वे चलान स्वामी के आदेशों का उस दिन से पालन करेंगे जब वो गांव, वो ज़मीन उनको दान कर दी गई। इस अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्न लिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इस राज्यादेश को 13वें राज्यवर्ष में लिखा गया और इसे चंद्रदास
ने उत्कीर्ण किया है। अर्थात संपूर्ण जो प्रभाव था, जो स्थिति थी उस गांव की, उसको प्रभावती ने दान देने के बाद मुक्त कर दिया। अर्थात उसका संपूर्ण अधिकार दान देने वाले आचार्य चनाल स्वामी को दे दिया। ये एक बहुत दृष्टांत अच्छा था, इसको आप पढ़िए, इसको आप जानिए। थोड़ा सा आगे और प्रकाश डालते हैं। देखिएगा, भूमदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार। ये लोग घुमक्कड़ थे और लगभग एक ही स्थान पर रहते थे, और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। तो आज जो विषय था उस पर मैंने विस्तृत चर्चा आपसे की है और बहुत विस्तृत रूप में मैंने आपको समझाया है। कल एक नया टॉपिक होगा, राजा किसान के बाद नगर आता है, तो कल हम नगर के ऊपर चर्चा करेंगे, नगर एवं व्यापार के ऊपर। जो अभी मैंने पढ़ाया है इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। अगर पढ़ाई मेरी कैसी आपको लग रही है, अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अब आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन का समय था वो बढ़ा दिया गया है 17 तारीख तक। अभी हमें अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। घरों में रहकर हम सरकार के द्वारा जो भी प्रतिपादित नियम किए गए हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, उन नियमों का हम पालन करें। साफ सुथरे वस्त्र पहने, अपने घरों की सफाई करें, लोगों से कम मिलें, व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाएं, क्योंकि घरों में रहने के कारण आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मिक चीज़ों का हम पाठ करें, आध्यात्मिक चीज़ों को अपना लें, स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन ला करके घर में एक हंसी और मजाक का माहौल बनाएं, अध्यात्म से जुड़े रहें। और मेरे द्वारा दिए गए इतिहास के विद्यार्थी नोट्स तैयार करें, इतिहास को पढ़ें और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। अपने हाथों को बराबर सैनिटाइजर से धोते रहें अथवा साबुन से धोते रहें। बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें और सरकार द्वारा प्रतिपादित आरोग्य सेतु को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसके द्वारा उसमें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।